and welcome back to everyone who is watching this video. My name is Ananya Pandey and today we are starting with a new chapter, Redox. This chapter is very important for NEET and all of the PYQs and important concepts would be covered here. Okay? तो चलो स्टार्ट करते हैं. ये ब्यूटीफुल सा पेज आप सब लोगों के लिए हेलो. तो अगर हम लोग अपने नोट्स से याद करें तो दीज आर वेरी गुड नोट्स. दीज आर बेसिकली शॉर्ट नोट्स जो आपको फटाफट रिकैप करने में हेल्प करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा. ओके, सो अगर हम अपना रिडॉक्स शुरू करें तो व्हाट इज रिडॉक्स बेसिकली. मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में देना चाहूंगी. दैट रिडॉक्स मीन RED इज फॉर रिडक्शन एंड OX इज फॉर ऑक्सीडेशन. यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो उसे हम रिडॉक्स कहते हैं. हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे फटाफट कर लेंगे, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है हमें. बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर एक, हम इसे चार्ज तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये एक चेंज हो सकता है. ठीक है, हमारे चार्ज में चेंज, हम उसे ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं. आगे हम इसे और पता करेंगे कि बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसका मतलब ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का और क्या मतलब हो सकता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और इसका मतलब क्या हो सकता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इसी का उल्टा होगा रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. एंड विथ अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम ऐड हो रहा होगा, लाइक H. जहाँ भी H ऐड होता है, हम अपनी जो कॉमन लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है दैट मीन्स इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस. इसका मतलब हमको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड कर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम ऐड कर रहे हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं. तो अगर हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखिए, हमें ये जो आपको नोट्स हैं ये आपको क्रक्स देंगे इस चैप्टर के मेजर पॉइंट्स, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट्स है. पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाएगा विद ऑल ऑफ द एक्सेप्शंस. ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन हम लोग मेनली हाइड्रोजन जो हम कंसीडर करते हैं वो हम अपने पी ब्लॉक कह रही हूँ, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके हम एल्कली मेटल्स के साथ उसे कंसीडर करते हैं. ऑल्दो ये हेलोजेंस के साथ भी कंसीडर होता है, बट स्टिल हम इसे मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं. H यहाँ पे हमारे पास इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी +1. लेकिन अगर ये कभी मेटल्स के साथ हाइड्राइड बनाएगा, यानी मेटल हाइड्राइड्स बनाएगा, लाइक HF बना दिया इसने, HF बना दिया, या फिर हम इसे कह सकते हैं सोडियम हाइड्राइड बना दिया, कुछ भी अगर वो मेटल के साथ कंबाइन करेगा तब वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो जाएगी वो -1 हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल H2O में हमारे पास H की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, सिंगल H की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन करता है. लेकिन H कभी भी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यानी मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो नेगेटिव आएगा, दैट इज -1, लाइक HF नॉट HF तो देखो फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल. ठीक है, अगर हम इसके साथ कभी भी कोई मेटल लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया मैग्नीशियम विच इज MgH2, तो यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आएगी -1. ठीक है, अब हम ऑक्सीजन के लिए चलते हैं. ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका जो मेजर ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो आएगा -2. ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन कभी एज अ पेरोक्साइड यूज हो रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ उसकी लिंकेज है, फॉर H यहाँ पे नहीं लेना, मैं आपको सिंगल के साथ लाइक ROR, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये -1 होगा. इसका आपके पास कुछ एग्जांपल है Na2O2, BaO2 और H2O2. ठीक है, अब यहाँ पे Na2O2 ऐसे बनेगा, ये देखो. तो यहाँ पे इसकी सिंगल एटम है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे -1. सुपर ऑक्साइड में आप इसका -½ कंसीडर करोगे, लाइक KO2, RbO2 एंड CSO2. ओजोन जो हम बनाते हैं इसमें हम कंसीडर करेंगे -1/3.
O2F2 में आप इसकी +1 कंसिडर करोगे, क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। ऑल्दो ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आ चुका है, इसलिए उसका साइन क्या है? प्लस हो चुका है। एंड OF2 में भी सेम चीज़ होगी। OF2 में जस्ट बिकॉज एटम एक कम हो गया ऑक्सीजन का, इसलिए हम उसमें +2 लगाएंगे। अब देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ प्योर और न्यूट्रल एटम इज 0। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसका है 0, बिकॉज ये तो कोई रिएक्शन में पार्ट ही नहीं किया। इसके पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल x हैं, तो x ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे, यानी सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास तो कुछ चेंज ही नहीं आया, वहाँ पे चार्जेस में भी कोई चेंज नहीं आया, कंपाउंड में भी कोई चेंज नहीं आया, तो उसे हम कहेंगे 0। आयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ये उसका चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ Na+2 में एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे +2 जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टुगेदर, यानी अगर कभी भी हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ए से बी में अगर हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड लगाना है, तो ये पूरा पेयर उठ के बी के पास जाएगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब इसका मैंने आपको एग्जाम्पल देखो यहीं से बता दिया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है वो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, तो हमेशा बी से ए पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि जिसकी नहीं, देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, पहले हम ऊपर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी अगर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, तो बी अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ए से बी पर जाएंगे। और यहाँ जो मैंने लिखा हुआ ये मैंने बताया है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर बी की ज़्यादा है तो बी कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसिडर करना है, ठीक है। अगर ए और बी में से बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमेशा बी जो है वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो हमेशा उससे यानी ए से बी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर बी हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है ए को, डिस्पाइट कि वो ज़्यादा है, यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अभी देखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हमें कंपाउंड्स के जब निकालने हैं, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सेप्शंस लिस्ट आउट किए हैं, बिकॉज कॉमन तरीका हमें इनसे पता चल जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्शंस है। लाइक Na2S2O3 ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए या तो ये हम चार्ज वाला मेथड कर सकते हैं, या फिर हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कुछ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे Na2S2O3, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड Na, और उसके बाद 2 कोवेलेंट बॉन्ड है इसके पास, एक O के साथ एक S के साथ। हमें यहाँ पे इस सिंगल जो ये वाला S है इसके ऊपर निकालना है। तो इसके लिए आप ये देखोगे कि Na हमेशा +1 में रहेगा। ऑक्सीजन देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंबाइंड है, यानी पेरोक्साइड लिंकेज से, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। Na फिर +1 रहेगा, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन -1 हो जाएगा। अगर ये -1 होगा तो इसे +1 होना होगा, ये -1 होगा तो इसे +1, यानी अभी तक इसके ऊपर +2 चार्ज आ चुका है। अब ये ऑक्सीजन को दे रहा है इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आएगा तो इसके ऊपर फिर से +2 चार्ज आएगा, और सल्फर को भी ये दे रहा है, तो इसके मतलब यहाँ पे फिर से +2 चार्ज आएगा, यानी +2 3 बार आएंगे। इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या हो गई है? 6। बीच वाले के लिए हमारे पास 6 आ गई है। अब अगर आप साइड वाले सल्फर के लिए देखोगे तो वहाँ पे 2 भी आई है, और क्वेश्चन आपको सिंपली ये आएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो आप देखोगे कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, 6 भी आ रही है और 2 भी आ रही है, तो यहाँ पे आपको एवरेज काउंट करना पड़ेगा, यानी 6 + 2 बाई टू क्यों? क्योंकि टोटल सल्फर हमारे पास 2 थे, ठीक है। बहुत बार नीट के BYQs में ऐसे क्वेश्चन आया कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 1 एंड सल्फर 2, और उन्होंने 6,2 2,6 0,6 और 2,0 किया है, तो आपको ये वाला कंसीडर करना है, बिकॉज उसने S1 मिडल वाले को नेम किया होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे वाले पे, Na2S4O6 या फिर S4O6-2। अब देखो ये दोनों कंपाउंड सेम है, क्यों? क्योंकि Na के ऊपर क्या चार्ज आता है? +1। अगर हम 2 Na को निकाल देंगे तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, सेम है। यहाँ पे भी आप देखोगे आपका कंपाउंड
पहले Na के साथ O जुड़ा, फिर Na के साथ O जुड़ा। अब यहाँ पे S4 है, चारों S को सिंगल सिंगल बॉन्ड में लगा दो, ठीक है। और फिर जो O बचे, यानी 2 O तो Na के साथ यूज हो गए, अगर 4 O बचे हैं तो उनको कोवेलेंट बॉन्ड में ऊपर लगा दो। तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट S के लिए हमारे पास क्या आएगी, 5,0,0,5। 5 कैसे आई, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन इसको +2 देगा, ये वाला ऑक्सीजन भी +2 देगा, और ये वाला ऑक्सीजन माइनस, और ये वाला ऑक्सीजन +1 देगा, तो ये 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 आएगी। अब जो एक इम्पॉर्टेंट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ वो ये है कि अगर सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं तब उनके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता, यानी S और S आपस में कंबाइंड है तो वहाँ पे आएगा 0। ये भी S और S आपस में कंबाइंड है, ये भी 0, और ये दोनों S भी आपस में कंबाइंड इसलिए 0, तो 5,0,0,5। इसका अगर आप नेट निकालोगे तो आप ऐड करो इन नंबर्स को, 5 और 5 को, 10, और टोटल है कितने हमारे पास सल्फर 4, तो नेट हमारे पास आ जाएगा 2.5। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे एक्सेप्शंस पे, लाइक C3O2। C3O2 को कार्बन सब ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर, यहाँ से एक +2 आएगा, इधर से एक +2 आएगा O पे, और इन दोनों के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा इन दोनों की वजह से, क्यों कि सेम सेम एटम कंबाइंड है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 0 +2, ठीक है। अब H2S2O8, H2S2O8 के लिए आप क्या करोगे, O8 है तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो H के साथ एक O लगा दो, H के साथ एक O लगा दो, ठीक है। कितने O यूज हो गए, 2 O यूज हो गए। अब सल्फर, जितने भी सल्फर है उनके साथ दो दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, यानी 1 2 3 4 5 6, अभी तक हमारे पास 6 ऑक्सीजन यूज हो गए हैं। अगर ये कंपाउंड H2S2O6 होता तब तो तब सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो हम उन्हें पेरोक्साइड लिंकेज में S और S के बीच में लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर आप सल्फर पे काउंट करोगे तो आप एक चीज ये देखोगे, ये एक सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से तोड़ूं तो डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल H H सिंगल सिंगल, इसका मतलब इस सल्फर पे भी वही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो इस सल्फर पे आएगा, यानी H पे प्लस आ गया, O पे -1 आ गया, पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से उसने -1 का इधर दिया +1। इधर S जो है वो डबल बॉन्ड के साथ है, इसका मतलब वो S को देगा +2, ये वाला ऑक्सीजन भी देगा +2। इन दोनों ऑक्सीजन पे अब आप देखोगे कि चार्ज आया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि चार्ज यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज सेम सेम एटम कंबाइंड है। तो यहाँ पे चार्ज इसलिए आया है बच्चों, चार्ज अभी भी इन दोनों के ऊपर 0 ही होगा, इन दोनों की वजह से, ठीक है। यहाँ पे इनके पास जो, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो इनके पास -1 चार्ज आया है ये सल्फर की वजह से आया, इसके ऊपर भी जो -1 चार्ज आया है ये सल्फर की वजह से आया है, आपस में O और O के कॉम्बिनेशन की वजह से -1 नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ Br3O8 में। Br3O8 में Br, सारे तीनों Br को हम सिंगल सिंगल बॉन्ड से आपस में अटैच कर देंगे, ठीक है, और सभी O को डबल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 तो 4 2 6, 6 यहाँ पे आ गया, फिर 2 2 4 यहाँ पे, फिर 2 2 2 6, तो 6 4 6। इस Br पे भी इन दोनों Br की वजह से कोई चार्ज नहीं आया, केवल ऑक्सीजन की वजह से चार्ज आया है, ठीक है। अब देखो अमेलगम क्या होता है, अमेलगम एक अलॉय होता है, आपको पता, मरकरी और क्या कहते हैं, मरकरी के साथ जब भी आप रिएक्ट करवाओगे किसी को भी और उसका एक अलॉय बनाओगे तो उसे हम बोलते हैं अमलगम। तो अमलगम अलॉय पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ईच मेटल का वो 0 होता है, ठीक है, यानी कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो हम वहाँ पे सिंपली मिक्स कर रहे हैं, हम वहाँ पे रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर में हमने चीनी मिलाई, वो मिक्सिंग हो गया, लेकिन अभी तक हमने उसका माल्ट नहीं बनाया है, हमने उसका पूरा कंपाउंड चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब आ जाओ H2SO5। H2SO5 एक अलग तरह का है एक्सेप्शन, ये स्ट्रक्चरल वो एक्सेप्शन नहीं है, यानी हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाना होगा, हम यहाँ पे वेरिएबल मेथड से करेंगे। वेरिएबल मेथड का मतलब क्या है, जिस भी एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है उसका हम x लेट कर लेंगे। इस वाले में मैंने जिसको हाईलाइट करना चाहा है वो है सल्फर,
ठीक है। सल्फर का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों से पूछना है कि वो कितना होगा। एच का आपको पता है कि हमेशा जनरल 1 होता है, तो जब भी इस वेरिएबल वाले मेथड में हम सबका जनरल लेके चलते हैं, ठीक है, तो एच का 1 होता है और यहाँ पे 2 एच है, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। एक्स का एच सॉरी एस का मैंने एक्स लेट किया है और ओ का कितना होता है 2 -2, तो यहाँ पे 5 है इसलिए 5 2 = 10, इसलिए मैंने 2 + x -10। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल स्पीशीज है, तो =4। यहाँ पे आप देखोगे कि x की वैल्यू आपकी 8 आ रही है, लेकिन आपने ये भी देखा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर जो है वो +6 में ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना कर देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम कभी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख सकते हैं। अब जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि उसकी मैक्सिमम जो स्टेट होती है सल्फर की, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है। मैंने यहाँ पे मैंने पेरोक्साइड लिंकेज दिखानी पड़ी मुझे, तब जाके यहाँ पे मुझे सल्फर का कितना आया +6। +6 में तो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर का यही होता है कि वो Cr2O5 या फिर क्रोमियम पेंटाऑक्साइड या फिर बोलेगा बटरफ्लाई क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। बटरफ्लाई तो वो नहीं लिखते, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये स्ट्रक्चर्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड की वजह से -2, सिंगल बॉन्ड की वजह से -2 आएगा जो क्रोमियम को देगा +2 और यहाँ से डायरेक्ट +2, ठीक है। अब देखो आयनिक कंपाउंड को कैसे निकालोगे। आयनिक कंपाउंड को आप कर दोगे आयंस में ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल NH4NO3 को मैं जब ब्रेक करूंगी तो NH4 पे क्या चार्ज आएगा +2 सॉरी +1 और NO3 पे क्या चार्ज आएगा -1। अब मुझे यहाँ पे N के लिए निकालना है। N के लिए मेरे को यहाँ पे निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगी, तो यहाँ पे मैंने NH4NO3 को तोड़ा है NH4 प्लस में और NO3 माइनस में। यहाँ पे हमें फिर वेरिएबल वाले मेथड से करना होगा, यानी हमें H का पता है कि वो +1 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे वो 4 है, तो यानी x मैंने n का x लेट किया है, x +4 = 1। 1 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे +1 का चार्ज है, ठीक है, तो x +4 = 1, तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा -3। तो एक तो आपके पास -3 आया। अब NO3 के लिए देखते हैं। 3 का यहाँ पे हमारे पास NO3 में NO3- को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला मेरे पास मेरी ट्रिक है, ठीक है, NO3-। जब भी आप देखोगे कि ऑक्सीजन पे जितने भी माइनस चार्ज है उसको आप टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन से माइनस कर दो। यहाँ पे कितने चार्ज है -1, यानी एक नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यानी 3 एक मिनट 3 -1 = 2। ये 2 हमें क्या बता रहा है, ये 2 हमें उन ऑक्सीजन का नंबर बता रहा है जो N के साथ डबल बॉन्डेडली होंगे। जैसे कि अगर आप NO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी ये और ये एक सिंगल बॉन्ड में आएगा। ये मुझे कैसे पता चला, नंबर ऑफ चार्ज से। अगर यहाँ पे NO3-2 होता तो मैं स्ट्रक्चर बनाती ये और ये। जितना चार्ज होगा उतने ऑक्सीजन जो होंगे वो सिंगल बॉन्डेडली आपके अटैच्ड होंगे, ओके। अगर आप यहाँ पे मेरे दोनों मेथड देखोगे तो एक तो वही एक्स वाला मेथड होगा, यानी मैंने एक्स लेट किया +6 प्लस मैंने एक्स लेट किया +3 × 3 3 2 6 रुको एक्सलेट किया। ऑक्सीजन का कितना होता है -6, तो ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और यहाँ पे 3 है इसलिए 6 हो गया। टोटल कितना है -1, तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा +5। अब अगर आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरा मेथड देखो जो कि है स्ट्रक्चर वाला, जैसे कि ये और ये, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है तो यहाँ से आएगा इसके पास +2, यहाँ से आएगा इसके पास +2 और पेरोक्साइड की वजह से आएगा +1। यहाँ से भी आपके पास टोटल करोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो, और ये ऑक्सीजन वाली ट्रिक आपको सिंगल बॉन्ड पेरोक्साइड लिंकेज बता देती है। इसके बाद आ गए हम अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर के क्या फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, पेरोक्साइड लिंकेज से O, फिर एक Cl एक Cl।
यहाँ पे आप देखोगे कि Cl एक बार +1 में एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार -1 में। ऐसा क्यों हुआ? +1 में Cl तब एग्जिस्ट कर रहा है जब वो ऑक्सीजन के साथ जॉइंट है। ऑक्सीजन के साथ जब वो जॉइंट है, इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन वहाँ पे प्लस की तरह एक्ट कर रहा है। क्लोरीन जहाँ पे माइनस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। कैल्शियम एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्लोरीन उसके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो नेट आपके पास यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 0। कैसे आएगा? नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल चार्ज +1 -1, तो 0 आ गया ना। ठीक है। अब देखो Fe2O4, इसको हम कहते हैं मिक्स ऑक्साइड। मतलब ये Fe3O4 जो है, Fe3O4 की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। ये दो अलग अलग कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा, FeO और Fe2O3। ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? हम दोनों का अलग अलग निकाल के उसका नेट निकालेंगे। देखो FeO है, O पे कितना चार्ज होता है? -2। वो Fe को देगा तो वो बन जाएगा +2। देखो Fe2O3, सी पे कितना चार्ज, सॉरी ओ पे कितना चार्ज होता है? 2। है कितने ओ? 3। तो 3 वन जा 3, 3 2 जा 6, यानी Fe2 पे आया 6, तो एक Fe पे कितना आएगा? 3। यहीं से आप इसका एवरेज लोगे, 2 + 3 × 2। 3 × 2 क्यों किया? क्योंकि Fe कितने हैं यहाँ पे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है? 2। उससे आपका आंसर आ गया 8/3। वही सेम आपको कोबाल्ट टेट्रा ऑक्साइड के लिए। ठीक है। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये भी ऐसे एग्जिस्ट करेगा, COO यानी COO, ये ऐसे। और एग्जिस्ट करेगा CO2O3, CO2O3। ठीक है। ये वाला O जो है ना बच्चा, कोबाल्ट के लिए है। ठीक है। अब आ जाओ SNO4। SNO4 कैसे एग्जिस्ट करेगा? SNO2 और SNO की तरह। Pb3O4 कैसे एग्जिस्ट करेगा? PbO2 और PbO की तरह। ओके। यहाँ से आप फिर देखोगे O पे कितना चार्ज होता है? 2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा 4। SN एक है इसलिए चार्ज आ जाएगा 4। यहाँ पे देखो O एक है इसलिए चार्ज आएगा -2, वो SN को देगा तो हो जाएगा +2। यह आपको समझ में आ चुका है। अब देखो बहुत जगह ऐसे दिया जाता है Fe0.94O। अभी 0.94 के लिए हमें क्या करना है? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें ये डेसिमल खत्म करना है। तो डेसिमल खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Fe94O100। यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो। O का कितना होता है? -2 होता है। 100 पे कितना आ जाएगा? माइनस, अरे यार, हाँ, O का कितना होता है? -2। 100 पे कितना आ जाएगा? -200। अब इसे 94 से डिवाइड कर दोगे तो एक Fe पर कितना चार्ज? एक Fe, देखो यहाँ पे मिस पे एक चीज रुको, अरे यार जा, Fe। ठीक है। अब देखो नाइट्रोसिल क्या होता है? नाइट्रोसिल इज NO। नाइट्रोसिल जो होता है वो एज एक न्यूट्रल स्पीशीज है। इसका मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन कभी भी वो अगर आयरन के किसी कंपाउंड के साथ जॉइंट है, यानी उसके साथ उसने कंपाउंड बनाया है, तब वो +1 की तरह एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो होता है FeH2O5NO एस एन होल SO4। तो आप देखोगे Fe और NO जो है वो एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप NO की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करोगे? +1। ओके। अब देखो आ जाओ, इफ ऑक्सीडेशन ऑफ ईच एटम इज गिवन। अगर एक एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है और आपको ये चेक करना है कि वो एक सही कंपाउंड है या नहीं, तो आप उन सब को ऐड करके देखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड लिया AB3, इसको क्या हो गया? AB3। अब यहाँ पे मुझे B का दिया हुआ है 2, A का दिया इससे करके दिखा देते हो। ये इससे आ जाओ, देखो AB2, बी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी हुई है 2, ए की दी हुई है 3। अब इसने पूछा है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, आप बताइए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें यहाँ पे ऐड करके देखना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ए कितना है? एक ही बार आया है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 + 2। बी की जो है वो 2 है, लेकिन बी है कितनी बार? 2 बार आ रहा है, इसका मतलब हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर देंगे।
और बी यहाँ पे नेगेटिव में होगा, बिकॉज एक ना एक तो नेगेटिव में होगा ना, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, यहाँ पे हमारे पास आ गया -1, लेकिन चार्ज तो है नहीं, इसका मतलब Ab2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, Ab2 -1 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ए को कहती कि A4 है, अब बताओ ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ए का हमने ऐड किया 4, और बी 2 है, यहाँ पे आएगा -4 0। अब Ab2 एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेकिंग के लिए भी दे सकते हैं। इसके बाद आ जाओ हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्टेंट का क्या मतलब होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, और रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। और जो इंटरमीडिएट है यानी एम्फोटेरिक आप बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो ना ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है, वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है ये। तो सबसे पहले आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? यानी दो, ओहो एक सेकेंड, ये ले लेते हैं। हाँ, दो एटम के बीच में, ठीक है, या फिर दो मॉलिक्यूल के बीच में। और इंट्रा क्या होता है? अपने ही अंदर, ठीक है। अब देखो सिंपल रिडॉक्स क्या होता है, ये कोई टाइप नहीं है, तो एज सच है सिंपल रिडॉक्स, यानी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है रिडक्शन में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे ये क्यों नहीं गया अभी तक, ओके इसको लेट इट। अब देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन होता है, रिडक्शन में होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे कैसे याद रखोगे? देखो लॉस में आ रहा है O, और ऑक्सीडेशन में भी आ रहा है O। वॉवेल, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो भैया दोनों में वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने कॉमन सी एग्जांपल लिया है यहाँ पे। MnO4 प्लस Fe गिव्स Mn+2 एंड Fe+3। यहाँ पे MnO4 जो है उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 4, ऑक्सीजन कितनी बार आएगा? 4, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे ये माइनस में एग्जिस्ट करता है MnO4 माइनस, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में एक माइनस गया तो ये 7, तो Mn कितने आ गया? 7 पे आ गया। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है 7। अब यहाँ पे आ जाओ, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है 2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है। देखो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 5 कम हुआ है, यानी गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तभी तो आपका प्लस चार्ज जो होगा वो कम होगा, ठीक है। Fe यहाँ पे +2 में था, यहाँ पे आगे +3 में हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन में। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, यानी Br2 है, तो आप देखोगे ये BrO3 प्लस Br नेगेटिव बनना आता है। तो BrO2 एज सच यहाँ पे क्या है? 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूट्रल एटम हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे इसकी 0 है। अब देखो BrO3 बनाया, यानी आप देखोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 6 में एक माइनस गया 5, तो Br यहाँ पे कितने पे आ गया? +5 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, यानी इसने लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन किए, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 आया है और 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन आप वही Br नेगेटिव में देखोगे तो 0 से -1 पे गया है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई है। तो एक ही Br का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। कंपाउंड ये याद करने पड़ते हैं Br2 से BrO3 माइनस प्लस Br माइनस, ओके। अब आ जाओ इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या होगा? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का होगा। ये क्या था? डिस्प्रपोर्शन को आप इंट्रा आप कह सकते हो, एटम तो नहीं कह सकते बिकॉज Br2 भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक होमोजेनस मॉलिक्यूल हम इसे कह सकते हैं बिकॉज ये एक ही एलिमेंट से बना है। इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या होगा? अलग अलग एलिमेंट होंगे, यहाँ पे K भी है, Cl भी है, O3 भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ Br था। इसमें भी आप देखोगे क्या बना है? KCl+O, ठीक है। यहाँ पे KCl+1 से कहाँ पे, एक सेकेंड क्या हो जा रहा है इसको, हाँ
यहाँ पे आप देखो Cl +5 से -1 पे गया है, यानी उसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो -2 से 0 पे गया है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आ जाओ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के दो मेथड होते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, आयन एक्सचेंज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर छोटा है। आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है, और दोनों ही सीखने हैं, बिकॉज जिनको रिटर्न पेपर देना है उनसे पूछ सकते हैं, और नीट वाले तो जो उनको अच्छा लगे आप उससे कर लो। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है। इसे हम हाफ सेल रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। हाफ सेल मतलब हम यहाँ पे मेजर जो रिएक्शन होता है उसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है कि बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट O2 एंड H। जैसे हम सिंपल बैलेंसिंग करते हैं 2 3 डाल के, आपने उसे बैलेंस किया, फिर जितना ऑक्सीजन होगा आपके पास एक साइड में, उसको दूसरे साइड बैलेंस करने के लिए उतने H2O डाल दो। ठीक है, अब H2O डालने से उस साइड पे H की क्वांटिटी बढ़ी, उसको उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड पे उतने ही H+ डाल दो। ठीक है, और उसके बाद टोटल चार्ज निकालेंगे, और उसके लिए हम उतने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। कुछ समझ में नहीं आया, करके देख लेते हैं। देखो MnO4 प्लस Fe+2 गिव्स Mn+2 और Fe+3। बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन लिया है मैंने। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपने देखो, मैंने आपको ऊपर यही सेम रिएक्शन से बता दिया था कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हाफ सेल रिएक्शन में पहले हाफ ऑफ रिएक्शन ले लो, यानी Mn की हाफ रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें MnO4 आएगा और Mn+2 आए। तो मैंने देखो यहाँ पे वही हाफ रिएक्शन कंसिडर कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम चले तो बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट O2 एंड H। तो मेरा Mn तो पहले से ही बैलेंस था, यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस ही नहीं किया। अब आया ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो इस तरफ मैंने 4H2O लगा दिए। देखो 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कितने यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए ना। 8 हाइड्रोजन के लिए मैंने इस तरफ देखो 8H+ लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हम चार्ज देखेंगे, 8H+ यानी 8+ चार्ज आ गया। MnO4 में एक नेगेटिव है, उसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज है, यानी टोटल हमारे पास कितना चार्ज है LHS पे 7। यहाँ देखो, यहाँ पे H2O तो न्यूट्रल है, और Mn+2 की वजह से +2 चार्ज आया है। आप देखोगे 7 और +2 ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, और हम यहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड कर सकते हैं। तो मैं 2 को 7 नहीं बना सकती, पर मैं 7 को 2 बना सकती हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑक्सीडेशन नंबर कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो 7 में अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो 7 - 5 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, देखो प्लस छूट गया यहाँ पे, प्लस 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 ऐड कर प्लस MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn+2 प्लस 4H2। ये हमने किस में किया है, एसिडिक मीडियम में। H+ ऐड करोगे तो ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम ही हुआ ना। अब आ जाओ हाफ सेल रिएक्शन ऑफ 2। हाफ सेल रिएक्शन हम फेरस की यानी आयरन की करेंगे। Fe+2 Fe+3 में चेंज हो रहा है। देखोगे फेरस भी आयरन भी जो है वो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है, यहाँ पे केवल चार्ज बैलेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे +2 चार्ज है, +1 +3 चार्ज है, इसलिए आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन +3 को +2 में बना देगा। अब लास्ट में क्या करना होता है ना, इन दोनों को आपको ऐड करना होता है। ऐसे ऐड करना है कि कोई इलेक्ट्रॉन बचे ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप ऐड करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए आप इस होल इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5Fe+2 5Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब मैं अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगी तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कटा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 8H+ प्लस MnO4 प्लस 5H2O गिव्स दिस। ओके, एक दो बार आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अभी हमने काम किया है, ये एसिडिक मीडियम में काम किया है। अगर वो हमसे बोले कि बेसिक मीडियम में काम करो, तब भी आपको सारे स्टेप सेम करने हैं। ठीक है, सारे स्टेप सेम करने हैं। आपको हाफ सेल रिएक्शन उठाना है मैंगनीज वाला। ये इक्वेशन कैसे बनी ये तो आपको समझ में आ ही गई है। ये इक्वेशन हमने कैसे बनाई थी, ये हमने सेम ऊपर अभी ये वाली इक्वेशन देखो मैंने कॉपी पेस्ट करी है ना,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने H प्लस है उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है। H प्लस कैसे न्यूट्रलाइज होंगे, OH माइनस से। तो यहाँ पे 8 H प्लस थे, इसलिए मैंने 8 OH माइनस डाल दिए हैं। इस तरफ भी डाले हैं और इस तरफ भी डाले हैं। तो देखो 8 H प्लस और 8 OH माइनस हमारा क्या बना देंगे, 8 H2O। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 8 H2O बन चुका है, यहाँ पे 4 H2O था, तो ये कटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 H2O, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 8 OH। तो देखो 4 H2 MnO4 प्लस 5 दिस आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग मेथड में। देखो फाइंड द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मल्टीप्लाई द चेंज अपोजिट टू द रिस्पेक्टिव कंपाउंड, balance other atoms, balance O by adding H2O to the opposite side, add H plus ions to H atoms in H2O in the opposite side। कुछ समझ में नहीं आया, देखो वही रिएक्शन मैंने फिर से लिया। Mn यहाँ पे +7 में था, यहाँ पे +2 में आया, तो कितने का चेंज आया 5 का। फेरस यहाँ पे +2 में था, यहाँ पे +3 में आया, कितने का चेंज आया 1 का। अब यहाँ देखो चेंज याद रखना, चेंज हमारे पास आया है 5 का और 1 का। 5 किस में आया था, मैंगनीज वाले में। इस 5 को आप फेरस वाले में मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो हाफ रिएक्शन ऑफ फेरस था उसमें आपने ऐड कर दिया 5 5। 1 किस में आया था फेरस में, वो आप मैंगनीज में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो अब बचा क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे आपने 4 H2O डाल दिया। ठीक है। और जितना आपने H2O डाला उसके H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने उतने 8 H प्लस डाल दिए और ये आपकी बैलेंस हो गई। ये एक सिंगल स्टेप में बैलेंस हो गया। अगर आपको चार्ज देखना है कि हमने चार्ज बैलेंस नहीं किया ना, देखो 8 H प्लस का 8 H प्लस और 1 माइनस का 1 माइनस, ठीक है, और प्लस 10, ये इसकी वजह से 17 आया। इस तरफ देखो Mn +2 और +15 17। ठीक है। फिर से समझ लो इस वाले को, चेंज देखो मैंगनीज, मैंगनीज में कितना चेंज आया +5 का, फेरस, फेरस में कितना चेंज आया 1 का। इसको ऑपोजिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम बोलते हैं ना वो कर दो, मैंगनीज का फेरस में लगा दो, ठीक है, और फेरस का मैंगनीज में लगा दो। यही मैंने यहाँ पे भी किया है। इसके बाद ऑक्सीजन देखो 4 से यहाँ पे हमने 4 H2O लगा दिए, उस H को बैलेंस करने के लिए उतने H प्लस लगा दिए। ये हुआ एसिडिक मीडियम में। अब इसका क्या करना होगा, बेसिक मीडियम में यहाँ पे 8 H प्लस डाल देना, यहाँ पे सॉरी 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 यहाँ पे बेसिक मीडियम में यहाँ पे 8 OH नेगेटिव डाल देना, यहाँ पे 8 OH नेगेटिव डाल देना। उससे यहाँ पे क्या होगा 8 वाटर बन जाएंगे, यहाँ पे 8 OH नेगेटिव रहेगा, 8 वाटर से 4 वाटर कटेंगे, इसका मतलब क्या आएगा 4 H2O आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 8 OH नेगेटिव। ठीक है। ये पेज तो हम कर चुके हैं। बेसिक भी देखो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न, क्या याद करना है। कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस जो हमें याद करने जरूरी है, लाइक Cr2O7 CrO4 में बनता है। Cr2O7 जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, और Cr2O4 जो होता है वो नेगेटिव कलर का होता है। लेकिन ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, Cr2 किस में एग्जिस्ट करता है +6 में, यहाँ पे कितने में है +6 में। ऑक्सीजन किसने में है -2 में, यहाँ पे कितने पे है -2 में। ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो रिडॉक्स होगा ही नहीं ना। अब देखो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड का जो N फैक्टर है वो 1 है। ये N फैक्टर क्या होता है ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। N फैक्टर इसका है H3BO3 का 1 है। ये एक लुईस एसिड है और प्रोटोइक एसिड नहीं, यानी ये प्रोटॉन गिविंग एसिड नहीं है, लुईस एसिड है, ठीक है, एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का। अब BOH होल थ्राइस अगर H2O में डालोगे तो BOH4 नेगेटिव बनेगा। इसे आपको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। अब जो भी हमने याद करने वाली चीज थी वो हम यहीं याद करके जाएंगे। Cr2O7 - 2 कौन से कलर का था बताओ, ऑरेंज। Cr2O4 नेगेटिव कितने का था, और येलो।
ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, एन फैक्टर 1 है उसका, और क्या है, लुईस एसिड है, प्रोटोइक एसिड नहीं है। BOH होल थ्राइस अगर वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, BOH4 नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाओ ये क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ये मैंने देखो इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। CO स्ट्रक्चर क्या मतलब, दीज आर लाइक इम्पेरिकल फॉर्मूला टाइप्स। COH के साथ ये 0.2H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एन फैक्टर है 2, मॉलिक्यूलर वेट है 126। एनहाइड्रस क्या है, ऑक्सीजन, वाटर निकाल दोगे तो एन फैक्टर 2 ही रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट 90 हो जाएगा। अगर उसने आपको नहीं बताया है कि क्रिस्टलाइन है या एनहाइड्रस है, आप हमेशा क्रिस्टलाइन ही कंसिडर करोगे। अगर वो ये बोल रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इट इज 126। अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है एनहाइड्रस, तो आप मेंशन करोगे 90। ओके, अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पे। H3BO4 का हमें एन फैक्टर, चलो ये एन फैक्टर बता रहा है ना सारा, तो पहले मैं एन फैक्टर ही पढ़ा देती हूँ, समझ में नहीं आएगा ना उसके बिना। हाँ, बिकॉज इसके बाद है इक्विवेलेंट वेट। तो पहले आ जाओ एन फैक्टर पे। ये देखो एन फैक्टर क्या होता है, अगर हम इसकी बहुत डीप में जाएंगे तो ये बताएगा व्हाट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, ऑर्बिटल स्पेस, उतना नहीं जाना है हमें, सिंपली अपने न्यूमेरिकल्स हिट करने हैं। ठीक है, एन फैक्टर जो होगा वो मैंने कुछ कुछ टाइप्स बनाए हैं। आयंस के लिए क्या होगा, आयंस का जो चार्ज है वही उनका एन फैक्टर है। ठीक है, यानी अगर AB नेगेटिव है 1, तो उसका एन फैक्टर है -1। NH4+ का एन फैक्टर है +1, SO4-2 का है +2। एन फैक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। रिमेंबर, चार्ज को मॉड में देखो, ये मॉड मैंने लगाया है सोच के कि चार्ज नेगेटिव में है तब भी उसे हमेशा पॉजिटिव लेना है। ओके, मेटल्स पे आ जाओ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एन फैक्टर, यानी सोडियम की देखो मैंने यहाँ पे वैलेंस क्या बोलते हैं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए एन फैक्टर 1 है। Mg का देखोगे तो जस्ट इसके बाद का है, तो ये सारी तो रिपीट हो जाएगी यहाँ पे, सिर्फ 3s2 आएगा, तो एन फैक्टर कितना है 2। अब आ जाओ फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके एन फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नाइट्रोजन का निकाला 1s2 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है। क्यों, याद रखना है अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है तो वो पूरी शेल काउंट करी जाती है वैलेंस शेल की तरह। 3+2 यहाँ पे कितना हो गया 5, 8 - 5 क्या हो गया 3, तो एन फैक्टर क्या हो गया 3। ऑक्सीजन के लिए आ जाओगे तो 1s2 2s2 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एन फैक्टर 2, 8 - 6 इज 2। और सॉल्ट के लिए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज को देखो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ मॉड, एन फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, CaCO3 को तोड़ोगे तो Ca+2 CO3- में टूटेगा, एन फैक्टर है। NaCl को तोड़ोगे तो Na+1 Cl- एन फैक्टर है 1। ये देखो जो याद रखने वाली बात है, एन फैक्टर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल एटम। ठीक है, नेट चेंज हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ एटम टू गेट द चेंज ऑफ द टोटल चेंज ऑफ द रिएक्शन। कुछ समझ में नहीं आता है, Cr2O7-2, और यहाँ पे ये बनता है Cr+3 में। यहाँ पे देखोगे 7 7 7 2 14, 14 में से एक हमने माइनस किया विच इज 7 7 7 2 14, 14 में से हमने 2 माइनस किया 12, तो 12 आया Cr2 के लिए। Cr1 के लिए कितना आएगा 6, और ये किसमें चेंज हो रहा है +3 में, तो हमारे पास चेंज कितना है 3 है ना, पर ये पर क्रोमियम है। हमें टोटल चेंज निकालने के लिए जितने LHS में हमारे पास क्रोमियम है उससे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 × 2 हमारे पास 6 चेंज आएगा, मतलब टोटल हमारे पास 6 का चेंज आया है। ऑक्सीडेशन आयनिक बैलेंसिंग मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, एक और आपको एन फैक्टर के रिलेटेड मेरे को चीज बतानी थी विच इज हैव आई रिटन इट, नो नो प्रॉब्लम। कभी भी अगर हमें एसिड का निकालना है एन फैक्टर, यानी HCl का एन फैक्टर 1 आएगा। क्यों, कि जितने भी H निकल सकते हैं
उनका 1 आता है। जितने भी H निकल सकते हैं उतने हमारे पास एन फैक्टर होते हैं। और HCl में देखो कितना H है, एक ही H है ना, इसका एन फैक्टर 1। H2SO4 में कितने H है, 2, इसका एन फैक्टर हो गया 2। ठीक है, अब कोई HNO3, एक H है तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। दूसरा बेसिक में कैसे आएगा, NaOH, जितने OH है उतना हमारे पास एन फैक्टर है। एक OH तो हमारे पास क्या है, एन फैक्टर आ गया 1। अब Al2 नहीं AlOH होल नहीं, ये तो बनेगा नहीं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो बन सकता है ना, हाँ AlOH होल थ्राइस, एन फैक्टर इज 3, OH है 3। ओके, अब इसका जो इसको क्या हो गया, एक एक्सेप्शन है, वो है ये। कहा गया वो एक्सेप्शन, वो तो मैंने लिखा था। देखती हूँ नेक्स्ट पेज पे इफ आई हैव रिटन दैट एक्सेप्शन। हाउ कैन इट पॉसिबल कि मैंने वो एक्सेप्शन नहीं लिखा है आपके लोगों के लिए। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। 2-3 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, जिनका क्या एक्सेप्शन है, लाइक H3PO3, पहले 4 से H3PO4, H3PO3 और H3PO2, इनका एन फैक्टर होगा 3 3 3। तो देखो H क्यों 3 3 3 होगा, देखो H यहाँ पे 3 है, H यहाँ पे भी 3 है, H यहाँ पे भी 3 है। ऑब्वियसली जितने H हम रिप्लेस कर सके उतने हमारे पास क्या होता है, एन फैक्टर होता है, इसलिए 3 3 3। रॉन्ग, क्यों, इसका रीजन इसलिए है रॉन्ग, ये आ जाएगा स्ट्रक्चर। कैसे आएगा स्ट्रक्चर में, देखो अगर आप H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, P यहाँ पे है, डबल बॉन्ड O, एक तो O यूज हो गया, अब कितने O बचे हैं, 3, सिंगल सिंगल बॉन्ड में H के साथ लगा दोगे। ये वाला O कभी भी सॉरी ये वाला O नहीं, तो यहाँ पे कितने H है, 3, जो OH के साथ लगे हैं। हमेशा वही H बाहर निकलेगा जो OH के साथ लगा है। जो अकेला P से कंबाइंड है वो H कभी भी उस कंपाउंड को ब्रेक करके बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे इस H3PO4 में आप देखोगे कि तीनों HO के साथ कंबाइन है, इसका तो हो जाएगा 3 एन फैक्टर। अब आप आ जाओ H3PO3 पे, H3PO3 स्ट्रक्चर बनाओ, P डबल बॉन्ड O, कितने O बचे, 2, यहाँ लगा दिए और यहाँ लगा H। केवल और केवल ये 2 कंपाउंड में से H बाहर निकलेगा, कभी भी ये वाला H बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए इसकी जो एन फैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। उसी तरह अगर हम आएंगे H3PO2 में, यानी H3PO2 में, तो ये भी हट जाएगा, हमारे पास बचेंगे ये। तो इसका हमारे पास क्या होगा, एन फैक्टर 1। ठीक है, स्ट्रक्चर हमेशा ना बनाना पड़े इसके लिए इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, वो तो जनरल मैथमेटिक्स है। जितना भी ऑक्सीजन है उसमें से -1 कर दो, यानी 4 था ऑक्सीजन, -1 3 ऑक्सीजन है, -1 2 ऑक्सीजन है, -1 1। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मेथड आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट का, वो है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास तब यूज होता है जब हमें एक भी रिएक्शन का ना हमें रिएक्टेंट पता है ना प्रोडक्ट पता है, केवल हमें उस रिएक्शन को आपस में इक्वेट करके नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हमें एन फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले बताया। एन फैक्टर के बाद अगर हमें यहाँ पे कॉमन सा रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का दिया हुआ है, जो कि एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट -2 में डिसोसिएट होता है। इसके लिए इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब ये होता है n number of equivalent of Al2 will be equal to n number of equivalent of iron plus sulfate। यानी
हर रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट हर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर A प्लस बी गिव C प्लस डी, इसका मतलब A का इक्विवेलेंट C के भी इक्वल होगा, A का इक्विवेलेंट D के भी इक्वल होगा, B का भी इक्विवेलेंट जो होगा वो C और D दोनों के इक्वल होगा। अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट की जो आपको फॉर्मूले दिखेंगे वो है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मोलर मास पर अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर हमने निकालना सीख लिया है आयंस के लिए, सॉल्ट्स के लिए, एसिड बेसिस सबके लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हम इक्वेट करते हैं वो हम इक्विवेलेंट मास इक्वेट नहीं करते हैं, हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेट करते हैं। अगर आप इसे मोल कॉन्सेप्ट से समझोगे, मोल कॉन्सेप्ट में एक मोल क्या होगा? मोलर मास अपॉन मोलर मास। उसी तरह इक्विवेलेंट मास एक सिंगल इक्विवेलेंट के लिए होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक रिएक्शन में हमेशा एक ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करे, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट वहां पे रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इस रिएक्शन में जैसे कि हमें एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है, इसने हमें मास दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट का 342। अब इसने हमसे पूछा है इक्विवेलेंट्स क्या होगा इस रिएक्शन का। तो अगर मैं देखूँ इसने हमें मास दिया है 342, यहाँ से मैं एल्यूमिनियम का एन फैक्टर निकालूंगी। तो अगर आप देखोगे कि एल्यूमिनियम यहाँ पे ये SO4 किस में एग्जिस्ट करता है? -2 में, और SO4 हमारे पास यहाँ पे 3 है, यानी SO4 के हम जो चार्जेस है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 2 जा 6, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, यानी सिंगल एल्यूमिनियम पे हमारे पास आएगा +3 चार्ज। तो एन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? 6 हो गया, और मास उसने हमें दिया हुआ है 342, तो 342 अपॉन 6। ऐसा मैंने क्यों किया? यहाँ देखो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इसने हमें इक्विवेलेंट मास दिया, एन फैक्टर यहाँ पे हुआ, और मोलर मास नहीं था ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास गिवन मास था। ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए तो यहाँ पे इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस रिएक्शन। मास उसने दिया हुआ है, एन फैक्टर हमने निकाल दिया है। अब एन फैक्टर जरूरी नहीं है कि आप एल्यूमिनियम से ही निकालो, आप सल्फेट से भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, क्योंकि 3 2 जा 6 तो वहां पे भी आएगा। अब इसका मेथड नंबर 2 देखो, क्यों हम केवल रिएक्टेंट से निकाले, हम प्रोडक्ट से भी तो निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट से निकालने के लिए हमें एल्यूमिनियम और सल्फेट को आपस में ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का लेंगे फिर मॉलिक्यूलर मास जो कि है 27, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना है? +3। ठीक है, यहाँ पे फिर हम सिंगल सिंगल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है, तो हम 3 2 जा 6 यहाँ पे नहीं करेंगे प्रोडक्ट में, हम यहाँ पे सिर्फ 27/3। सल्फेट का हमें मास पता है 98 होता है, हाँ 96। सल्फेट का मास हो गया 96, और अपॉन में 2, उससे भी हमारे पास 57 आएगा, और इस तरीके से भी हमारे पास 57 आएगा। तो इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि चार्ज को हम नंबर ऑफ एटम से अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालेंगे तो उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब एन फैक्टर फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये जो फॉर्मूला है इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमने सीख लिया खुद से। जैसे यही सेम रिएक्शन मैंने आपको पीछे बताई थी, तो Cr2O7 2Cr प्लस में जा रहा है, +6 से +3 में, तो एन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास 6 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम थे। इसने यही बात कही है नंबर ऑफ फैक्टर पर चेंज इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमने इन जनरल सीख लिया। ठीक है, अब टाइप 2 देखो, Cl2 अगर 2Cl O नेगेटिव और Cl नेगेटिव में जा रहा है, तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे निकालने के लिए हम Cl को 2 बार लिख देंगे, Cl2 + Cl2। एक Cl का आप देखोगे रिडक्शन होगा, एक Cl का देखोगे आप ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको डिवाइड करोगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर से, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको डिवाइड करोगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यानी एन फैक्टर। यहाँ देखो Cl2 दोनों 0 0 में थे, यहाँ से वो आए ClO3 नेगेटिव में। ClO3 नेगेटिव में आप कैलकुलेट करोगे तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 5, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। एन फैक्टर यहाँ पे 2 के लिए निकालना है, इसलिए 5 2 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब इस वाले Cl2 के लिए देखो, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज Cl आ गया -1 में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मास ऑफ रिडक्टेंट अपॉन इट्स एन फैक्टर ऑफ ए मास ऑफ ऑक्सीडेंट अपॉन इट्स एन फैक्टर।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन है H3PO3 प्लस 2NaOH गिव्स NaHPO4 प्लस 2H2O। अभी जो हमने एन फैक्टर की ट्रिक यहाँ पे सीखी, H3PO4 का एन फैक्टर होता है 3, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने एन फैक्टर लिया है 2। क्यों? बिकॉज अगर हम अपने नेटिव जो सबसे पुरानी एन फैक्टर की थ्योरी है वो क्या बोलती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयंस। यहाँ पे 3 एच आयंस रिप्लेस तो हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखो प्रोडक्ट में अभी भी एक एच आया हुआ है। इसका मतलब रिएक्टेंट से केवल 2 एच ही वाटर बन पाए हैं। तो कितने गए? 2 बाहर गए, इसलिए हम एन को रखेंगे 2। तो मास रखेंगे 98.249। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया खत्म। अब आते हैं इसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस। इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा एवरी रिएक्टेंट इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एवरी प्रोडक्ट इक्विवेलेंट। यानी वेट ऑफ 1 अपॉन वेट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट 1 अपॉन इक्विवेलेंट 2। इसके जो 2-3 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो है, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 32% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, फाइंड द वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की सबसे खास बात ये होती है कि आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे इसने मुझे बोला मेटल कंटेन्स 32% ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। टोटल मास जब भी परसेंटेज के टर्म्स में आपको 100 लेट करना है। अगर 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन का मास है, इसका मतलब 68 किसका है? मेटल का। तो 68 अपॉन 32 इन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट 1 अपॉन इक्विवेलेंट 2। इक्विवेलेंट मास क्या होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे आ गया, इससे हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ गया? 62 अपॉन 32 इंटू 8, इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 17। इक्विवेलेंट मास यहाँ से हमने निकाल लिया था। मोलर मास अगर आप रखोगे ऑक्सीजन का 16 होता है, एन फैक्टर होता है 2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8। अब आ जाओ, MCO3 जो है वो हमारा टूटा है MO प्लस CO2 में। तो वेट ऑफ 1 अपॉन वेट ऑफ 2 यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ M मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 इज अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ O2। ठीक है, O नेगेटिव ये क्यों आया है? यहाँ के लिए ये देखो, हमने MCO3 नेगेटिव और MO को आपस में इक्वेट किया है। ओके, अब यहाँ पे जो मेजर हमारे पास लर्निंग पॉइंट आ गया है, क्लोरीन अगर कोल्ड और डाइल्यूट NaOH में रिएक्ट करता है तो वो Cl नेगेटिव और ClO नेगेटिव बनाता है, लेकिन अगर वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में रिएक्ट करेगा तो वो Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 मोल ऑफ N2H4 20 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N क्या होगा? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 मोल के लिए कैलकुलेट होता है। 2 मोल अगर 20 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो 1 मोल 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी N2H4 माइनस 10 इक्वल्स टू N2H4 प्लस 10 बन जाएगा। यहाँ से हम वेरिएबल मेथड से फिर से करो, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, x हमारे पास आ गया 3। अब देखो, अगर हमें 1 कंपाउंड 2 ऑक्सीडेशन जो पिछले वाला स्टेट था हमारे पास, लाइक AS2S3, AS2 आर्सेनिक, आर्सेनिक 2S3, ये देखोगे कंपाउंड SO4 नेगेटिव 2 में भी बन रहा है और ASO4 नेगेटिव 3 में भी बन रहा है। एक जगह उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जगह उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नहीं, हाँ, एक जगह उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी जगह भी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज +5 +6 एंड +3। यहाँ पे आप दोनों में देखोगे कि +3 से +5 बढ़ गया, +3 से +6 ये भी बढ़ गया। इसे हम हाफ सेल रिएक्शन से फिर से करेंगे, यानी पहली बार में +3 और +5 के कंपाउंड्स को उठाओ। देखो उठा लिया, इसे आप सिंपली बैलेंस करो, +3 +5 और +6 के कंपाउंड को उठा के उन्हें हम सिंपली बैलेंस करेंगे, जैसे अभी तक हमने बैलेंसिंग सीखी है। उस बैलेंसिंग में एंड में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे कि इस जगह बैलेंसिंग करने में 28 इलेक्ट्रॉन्स आए। इसका मतलब कि अभी जो पीछे मैंने आपको एक जगह एक फॉर्मूला बताया था, ये नंबर ऑफ एटम इज इक्वल इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
और यहाँ पे फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ एटम इनटू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर दोगे उतना ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कम होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस आपको निकालने के लिए AS2S3 का मास अपॉन 28 इसलिए क्योंकि 28 इलेक्ट्रॉन्स हमें और देने पड़े। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर A+B होता, किसी भी चीज का A+B होता और A का ही ऑक्सीडेशन हो रहा होता 2 बार, तो वहां पे मैं क्या करती, सिंग ए के सारे कंपाउंड्स को एक जगह ले आती, उन्हें एसिडिक मीडियम में, जैसे एसिडिक या बेसिक मीडियम जैसा भी लिखा हो क्वेश्चन में वैसे आप बैलेंस करते, और एंड में जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स बनते वो आपका डिनोमिनेटर यानी वो आपका एन फैक्टर की तरह काम करता या फिर इक्विवेलेंट मास की तरह काम करता। देखो Fe3O4 Fe2O3 में गया है, +8/3 से +3 में, यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस कितना आ गया 1/3, तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंस क्या हो गया m अपॉन n फैक्टर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास, हमने यहाँ पे इंटू 3 क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फेरस कितने हैं, फेरस हमारे पास 3 है, इंटू 2 क्योंकि फेरस यहाँ पे हमारे पास 2 है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ ट्रिक, लाइक KMnO4 इज अ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एसिडिक मीडियम में भी रहेगा, बेसिक मीडियम में भी रहेगा और न्यूट्रल में भी रहेगा। वहां पे इनकी क्या क्या एन फैक्टर चेंज होता है इन रिएक्शन से, सिंपली एक ट्रिक है बैन 153, यानी बेसिक में इसका एन फैक्टर 1 होगा, एसिडिक बैन 156, बैन यानी B फॉर बेसिक, बेसिक में होगा 1, ए फॉर एसिडिक उसमें होगा 5 और N फॉर न्यूट्रल उसमें होगा 3। सिर्फ यहाँ पे कलर्स देख लेना आप, इम्पोर्टेंट। इसके बाद आ जाओ नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं मूल कॉन्सेप्ट में, लेकिन यहाँ पे भी नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी जिस तरह से होती थी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन लीटर्स, उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए लीटर्स में। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बनाने का कॉन्सेप्ट वही गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे रिलेशन ऑफ मोलैरिटी विथ नॉर्मेलिटी,